नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस में। मैं निशित मिश्रा आज आपके लिए लेकर के आया हूं 8 जून 2020 के टॉप 10 करंट क्वेश्चंस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 8 जून 2020 से जुड़े हुए 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अगर आप इस वीडियो लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम एप्लीकेशन में जाकर के एकलव्य पीसीएस को सर्च कीजिए, वहाँ उसे ज्वाइन कर लीजिए। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 देखिए, निम्न में से किसने जोमेटो, स्विगी और डूंजो को सामान की डिलीवरी ड्रोन से करने के लिए मंजूरी दे दी है? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय या परिवहन मंत्रालय। तो जोमेटो, स्विगी और डूंजो को ड्रोन के जरिए डिलीवरी करने की जो मंजूरी दी है वो दी है नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने। ध्यान रखेंगे, इस मंत्रालय ने जोमेटो और स्विगी को ड्रोन के जरिए डिलीवरी करने की अनुमति दे दी है। मैं आपको बता दूं, आकाश में जितनी भी चीज़ें हैं उड़ने वाली, चाहे वो ड्रोन हो, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे हेलीकॉप्टर हो, इन सब को उड़ाने के लिए आपको पहले नागरिक उड्डयन मंत्रालय से अनुमति लेनी होती है। इनका लाइसेंस आपको लेना होता है, बिना लाइसेंस आप इन्हें नहीं उड़ा सकते। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि अगर हम सामान्य सी बात करें तो भारत में पतंग उड़ाने के लिए भी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो गैर कानूनी है, अगर आपके पास पतंग उड़ाने का लाइसेंस नहीं है तो बहुत छोटी सी बात है ये। इवन पतंग उड़ाना भी एक प्रकार का अपराध है अगर आप बिना नागरिक उड्डयन मंत्रालय की अनुमति के से उड़ा रहे हैं तो ध्यान रखेंगे। फिलहाल ड्रोन के जरिए डिलीवरी करने की छूट दे दी है नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने। व्याख्या में देख पाओगे आप, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने हाल ही में जोमेटो, स्विगी और डूंजो का सामान की डिलीवरी ड्रोन के जरिए करने को मंजूरी दे दी है। इन कंपनियों को कुछ शहरों में बियॉन्ड विजुअल ऑफ साइट ड्रोन के परीक्षण के लिए अनुमति दे दी गई है। यानी भारत के कुछ शहरों में ये जो कंपनियां हैं ड्रोन के जरिए डिलीवरी कर पाएंगी। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को माइकल जॉर्डन ने करीब कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है 50 मिलियन, 100 मिलियन, 150 मिलियन या 200 मिलियन। तो माइकल जॉर्डन ने सामाजिक न्याय और नस्ल भेद के लिए लड़ रहे संगठनों को 100 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। माइकल जॉर्डन ने, ये एक अमेरिकी नागरिक हैं जिन्होंने 100 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। आप देख सकते हो 100 मिलियन डॉलर देंगे माइकल जॉर्डन। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से किसने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के तौर पर पदभार ग्रहण किया है? यानी नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बन गए हैं? ऑप्शन संजय कुमार, विजय कुमार दत्त, वीरेंद्र नाथ दत्त या सत्येंद्र शर्मा। इस सवाल का सही जवाब है वीरेंद्र नाथ दत्त। देख सकते हो आप, वीरेंद्र नाथ दत्त ने हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है। वे कंपनी में निदेशक के रूप में अक्टूबर 2018 से कार्यरत हैं और अब वो कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक दोनों ही बन गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? ऑप्शन 5 मिलियन, 10 मिलियन, 15 मिलियन या 20 मिलियन। तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने 15 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। व्याख्या में देख पाओगे आप, अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने 15 मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाल ही में
वैश्विक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए $1.5 करोड़ की सहायता राशि देने की घोषणा की थी। तो देखो, चाहे तो हम इसे बोल लें 1.5 करोड़ या हम इसे बोल लें 15 मिलियन, बात एक ही है, क्योंकि 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 15 मिलियन बराबर सीधा सीधा 1.5 करोड़ ही हो जाएगा, क्योंकि 10 मिलियन बराबर 1 करोड़ और आधा ये, तो 1.5 करोड़ ही ये हो जाता है। तो बात एक ही है, चाहे हम इसे कह लें 1.5 करोड़ या कह लें 15 मिलियन। तो अंतर्राष्ट्रीय वैक्सीन गठबंधन को भारत सरकार ने $1.5 करोड़ देने की घोषणा की है। ये भी ध्यान रखेंगे, डॉलर है, रुपए में नहीं है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? इस सवाल को हमने 7 जून में भी कवर किया था, फिलहाल ये रिपीट हो गया है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच हुए पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? किस देश के साथ हमारा पर्यावरण के क्षेत्र में एक समझौता हुआ है? ऑप्शन है जापान, ऑस्ट्रेलिया, चीन या भूटान। इस सवाल का सही जवाब है भूटान। आप देख सकते हैं व्याख्या में, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में भारत और भूटान के बीच पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है। यह समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर की तिथि से अगले 10 वर्षों की अवधि तक लागू रहेगा, यानी अगले 10 वर्षों तक ये लागू रहने वाला है। भूटान के बारे में हमने कल भी जाना था, देखा था कि भूटान जो है अपनी प्रकृति को, अपने पर्यावरण को बहुत ज़्यादा महत्व देता है, इसलिए वहाँ पर किसी प्रकार का कोई प्रदूषण नहीं है, ना जल प्रदूषण है, ना ही वायु प्रदूषण है। इसके अतिरिक्त भूटान ही वो देश है जिसने वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जारी किया था या इसकी अवधारणा दी थी, ध्यान रखेंगे, ये मैं आपको कल सारा बता चुका हूँ। चलिए अगला प्रश्न देखें। हाल ही में किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है? हाल ही में किसने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है? ऑप्शन आर.के. सिंह, रामविलास पासवान, माननीय प्रधानमंत्री जी या माननीय राष्ट्रपति जी। क्या जवाब होगा इसका सही? इसका सही जवाब है विद्यार्थियों श्री आर.के. सिंह। देख सकते हो आप व्याख्या में, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री श्रीमान आर.के. सिंह ने बिजली के क्षेत्र में रियल टाइम मार्केट की शुरुआत की है, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को डिलीवरी से ठीक 1 घंटे पहले बिजली खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल बेहद ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके के सवाल खूब पूछे जाते हैं, पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको ध्यान रखेंगे, इस तरीके के सवाल आपको एग्जाम में मिलते हैं। प्रश्न है, केंद्र सरकार ने किस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी न्यास रखने की घोषणा की है या मंजूरी दे दी है? तो कौन सा ऐसा पोर्ट है जिसका नाम अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम से होगा? ऑप्शन मुंबई पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, कोलकाता पोर्ट या दिल्ली पोर्ट। तो देखो भाई, दिल्ली में तो कोई पोर्ट है ही नहीं, तो ये तो हो ही नहीं सकता है ना, ध्यान रखना इस बात को। फिलहाल इसका जो सही जवाब है विद्यार्थियों वो है कोलकाता पोर्ट। कोलकाता पोर्ट जो है इसका नाम अब होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। बात करें श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, तो ये थे जनसंघ के संस्थापक, ध्यान रखिएगा, जनसंघ पार्टी जिसे आज हम बीजेपी कहते हैं, वो किसी ज़माने में जनसंघ हुआ करती थी। तो जनसंघ के संस्थापक थे या संस्थापक सदस्यों में थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी। आप देख सकते हो, केंद्र सरकार ने हाल ही में 25 फरवरी 2020 को कोलकाता पोर्ट का नाम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 25 फरवरी 2020 को ये प्रस्ताव रखा गया था, जिसको गवर्नमेंट ने अब मंजूरी दे दी है। तो अब कोलकाता पोर्ट का नाम होगा श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट। ध्यान रखिएगा, नाम बदलने की परंपरा काफ़ी चल रही है भारत में, तो इससे जुड़े हुए जितने भी सवाल हैं आपको पता होने चाहिए, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चलिए, बॉलीवुड के प्रसिद्ध गीतकार अनवर सागर का कितने साल की आयु में निधन हो गया, यानी कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया? ऑप्शन है 50 वर्ष, 60 वर्ष, 70 वर्ष या 80 वर्ष। अब एग्जाम में देखो, जो सवाल आएगा वो उनकी एज से नहीं आएगा कि ये कितने साल की उम्र पे स्वर्गवासी हो गए, इस तरीके के सवाल एग्जाम में नहीं आते हैं। एग्जाम में क्या आएगा कि ये जो प्रसिद्ध गीतकार हैं अनवर सागर, है ना,
ये आपसे पूछ लेगा कि हाल ही में अनवर सागर जी का निधन हो गया, बताइए इनका संबंध किस क्षेत्र से है। तो वहाँ आप ध्यान रखिएगा ये गीतकार हैं। तो इस तरीके से सवाल आपसे पूछेगा। फिलहाल 70 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, आप देख सकते हो। अनवर सागर ने 80 से 90 के दशक में अजय देवगन की विजय पथ, डेविड धवन की फिल्म याराना, जैकी श्रॉफ की सपने साजन की और अक्षय कुमार की अन्य हिट फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं और हाल ही में इनका 70 वर्ष की आयु में निधन हो गया। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। ये सवाल विद्यार्थियों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्रेणी का है, ध्यान रखिए, इस पर आपको निगाह बनाए रखनी चाहिए क्योंकि मैं इससे जुड़ी सारी की सारी जानकारी आपको पिछली जो करंट अफेयर की हमारी क्लासें रही हैं उन सब में समय समय पे दे चुका हूँ। फिलहाल अब मैं इसको एक ही साथ इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा, तो आप इसको ध्यान से देखिए। प्रश्न है, अबू धाबी की मुबाडाला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी में 1.85% इक्विटी के लिए 9,093 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। प्रश्न है, अबू धाबी की मुबाडला इन्वेस्टमेंट ने भारत की किस कंपनी में 1.85% इक्विटी के लिए 9,093 करोड़ रुपए निवेश करने की घोषणा की है। यानी ये जो कंपनी है अबू धाबी की जिसका नाम है मुबाडला, इसने भारत की किस कंपनी में 1.85% शेयर खरीद लिए हैं, सवाल बेसिकली ये है। ऑप्शन है भारती एयरटेल, जियो, वोडाफोन या आइडिया। इस सवाल का सही जवाब है विद्यार्थियों जियो। देखिए जियो कंपनी ने अभी कुछ ही दिनों में अगर हम देखें तो पिछले 1-1.5 महीने में ही जियो ने बहुत सारी विदेशी कंपनियों से इन्वेस्टमेंट हासिल किया है अपने शेयर्स को बेचकर। अगर हम देखें तो आप देख पाएंगे, आप देख रहे होंगे इसमें, अगर हम देखें तो सबसे पहले है फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी खरीदी है इसकी। और ये कब खरीदी है? 22 अप्रैल को खरीदी है। कितने में खरीदी है तो आपको दिखाई दे रहा होगा, आप देख सकते हो। सेकंड है इसके अलावा सिल्वर लेक, इसने 1.5% की हिस्सेदारी खरीद ली और ये कब खरीदी है इन्होंने? 3 मई के आसपास। फिर है विस्टा ने 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है 8 मई के आसपास। फिर है KKR, इसने 2.32% की हिस्सेदारी खरीदी है 22 मई को। और फिर है मुबाडला, इसने 1.85% की हिस्सेदारी खरीदी है 5 जून को। तो ये सारी की सारी आप देख रहे हो, इतनी सारी जो है अभी इन्वेस्टमेंट हुआ है जियो में, इतना सारा इन्वेस्टमेंट जियो में हुआ है। ये विदेशी कंपनियां हैं, आप इसको फोटो को देख सकते हैं, सारी की सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी। कब इन्वेस्टमेंट किया है, किस कंपनी ने किया है और कितनी राशि में किया है, ये भी आप इसमें देख पाओगे। ठीक है, तो अबू धाबी की मुबाडला इन्वेस्टमेंट ने भारत की जियो में 9,093 करोड़ रुपए में 1.85% हिस्सेदारी खरीद ली है। ठीक है, व्याख्या में आप देख सकते हो। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस पूरे के पूरे इस ग्राफ के माध्यम से आप इसको समझ सकते हो, काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अंतिम प्रश्न की ओर। इटली को पीछे छोड़ भारत कोरोना वायरस से सबसे अधिक प्रभावित होने वाला कौन सा देश बन गया है? यानी कोरोना वायरस से प्रभावित होने वाले देशों की श्रेणी में भारत का कौन सा स्थान है? अब आप देख रहे होंगे कि कुछ दिन से इसकी जो रैंकिंग है ऊपर ही होती जा रही है, क्योंकि बहुत तेज़ी से कोरोना के केसेस इंडिया में मिल रहे हैं। तो कुछ दिन पहले तक जो है 11वें स्थान पर था, 11 से 9 पर आया, 9 से 7 पर आया और अब 6ठे स्थान पर है। इटली को पीछे छोड़कर भारत अब 6ठे स्थान पर आ गया है। तो काफ़ी तेज़ी से कोरोना मरीज जो है भारत में बढ़ रहे हैं, थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता है। आप देख सकते हो जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के आंकड़ों के अनुसार भारत अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन के बाद सबसे अधिक प्रभावित होने वाला देश बन गया है। तो ध्यान रखेंगे, अमेरिका, ब्राज़ील, रूस, स्पेन और ब्रिटेन के बाद सबसे ज़्यादा जो कोरोना केसेस हैं वो भारत में है। और ये रिपोर्ट है जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय की, जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय का ये आंकड़ा है। तो कोरोना के मामले में 6ठा सबसे ज़्यादा प्रभावित देश बन गया है भारत। तो ये थे विद्यार्थियों आपके टॉप 10 करंट क्वेश्चंस जो कि जुड़े हुए थे 8 जून से। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा।
तो अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।